नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो सीजीपीएससी प्री उसके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत आपके लिए लेवल 2 जो कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। और ये टेस्ट सीरीज की खासियत ये होगी, ये जो सीजीपीएससी के जो पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी आधार आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। ये टेस्ट आप ऑफलाइन भी ला सकते हैं, साथ साथ आपको ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये हमारे यहाँ जो फीस है उसमें 20% की डिस्काउंट दी जा रही है प्रारंभिक 100 विद्यार्थियों के लिए। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। इस टेस्ट सीरीज में एक खासियत ये होगी कि ये जो है टोटल जीएस के 15 और सी सेट के 10 टेस्ट होंगे। वहीं जब आपका लेवल 3 स्टार्ट हो जाएगा 41 से 50 के बीच, तो ये जो टेस्ट होगा उसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसे कि प्री का एग्जाम होता है उसी प्रकार से। टेस्ट का आयोजन हर रविवार को किया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हमारे आगे वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। यहाँ पे राज्यों के नाम दिया गया है पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम देखें, पंजाब जो है मुख्य रूप से यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से 8 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये 2 यहाँ पे हो गए उत्तर पे, 2 पश्चिम पे, एक दक्षिण पे मध्य प्रदेश और एक आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे पूर्व में झारखंड और एक आपका बिहार। टोटल 8 राज्यों के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ये जो पंजाब राज्य है ये यूपी के साथ सीमा नहीं बना रही है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें यहाँ पे, तो पंजाब को छोड़ दिया जाए अगर, राजस्थान बना रही है, झारखंड भी बना रही है और छत्तीसगढ़, 2, 3, 4। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बी आंसर क्या होगा आपको, ये सही हो जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कभी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, उन कथन का अध्ययन करके हमको सही उत्तर देना है। पहला कथन देखते हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत वर्ष 1967 में एच हैस ने दिया था, जिसका नाम हैरी हैस आप पढ़ते हो। तो ये जो थ्योरी था मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं डब्ल्यू जे मॉर्गन, इनके द्वारा मुख्य रूप से क्या दिया गया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हैरी हेस ने उसका बेस दिया था जरूर कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होते हैं, लेकिन अंत में उसका विस्तार किसने किया, तो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने किया। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, ये गलत है। अगर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक का, तो हम पृथ्वी की आंतरिक सतह जब पढ़ते हैं तो एक कोर और एक मेंटिल और एक होता है आपका क्रस्ट, और बात कर रहे हैं वो इसी का, ये ऊपर वाला जो ठोस भाग है उसका। यहाँ पे प्लेट कहने का मतलब है भूभाग, सबसे ऊपरी सतह। जो प्लेट जो है 3 भाग से गति करता है, एक होता है अभिसारी गति, एक होता है आपका अपसारी गति और एक होता है आपका संरक्षी गति। अभिसारी गति में 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है अर्थात टकराती है। अपसारी गति में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और संरक्षी गति में एक दूसरे के समानांतर चलती है। यहाँ पे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे इस प्रकार से मैप में, तो ये आप देख सकते हैं प्लेटें, यहाँ पे 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, ये वाला हिस्सा, तो ये अभिसारी गति होगा। 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो ये अपसारी, ये अभिसारी है ना, ध्यान रखना, अभिसारी, और ये है अपसारी। यहाँ 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ये क्या कहलाती है, संरक्षी गति कहलाती है। आप जब हिमालय का निर्माण पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, तो आप ये जो अभिसारी गति है इसमें आप पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। ठीक, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन में देखा जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है क्या, ये गलत हो गया। कथन 1 एवं दोनों कथन दोनों असत्य है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि दोनों कथन क्या है यहाँ पे गलत दिया गया है। ये समुद्र के संबंध में नहीं है बल्कि प्लेट के संबंध में क्या दिया गया है, वहां पे सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है
दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। देखते हैं इसको आगे। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। मैप में समझना है इसको। ये भारत है। जैसे जैसे भारत में मानसून आगे बढ़ता है, जैसे कि 1 जून को केरल में पहुंच जाती है, 5 जून को कर्नाटक पे, 10 जून को महाराष्ट्र पे, गुजरात पे, ऐसा करते करते भारत में क्या है, मानसून की अवधि आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, जैसे कि 1 जून, 5 जून, 7 जून, 10 जून, 15 जून, 18 जून, अर्थात समय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वही बात करें वर्षा की मात्रा को, तो पूरब से जब पश्चिम की ओर आती है, तो जैसे बंगाल का एग्जाम्पल ले लिया अगर, तो बंगाल में मान लो जाए 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो आगे जाते झारखंड में कितना होगा, ये 180 सेंटीमीटर, बिहार आते जाते ये 150 सेंटीमीटर, यूपी जाते जाते ये 120 सेंटीमीटर। अर्थात पूरब से जब पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों आंसर क्या है आपका, ये सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, ये सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां और ढलान के पहाड़ों में कौन सी खेती अभिष्ट होगी। अर्थात ऐसा भूभाग जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, जैसे कि हम भारत का देखते हैं, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बंगाल को मैंने बता दिया 200 सेंटीमीटर, और एक है आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या होती है, 200 सेंटीमीटर की वर्षा अधिक होती है। तो इन क्षेत्रों पे किस प्रकार की यहाँ पे खेती अभिष्ट की जाती है, तो ऑप्शन देखोगे आप, सन की खेती नहीं, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, मक्का खेती नहीं होता है। ये जो चाय की खेती होती है, ये कहाँ होता है, पर्वतीय ढाल पे होता है, पर्वतीय ढाल। जैसे कि बात करें अगर चाय की खेती अगर देखेंगे तो आप असम वाले क्षेत्र में होता है चाय, लेकिन यहाँ भी तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, यहाँ पे क्या होता है, कॉफी होता है। तो दोनों में ये डिफरेंट है कि जो ठंडा प्रदेश है वहां पे चाय की खेती होती है पहाड़ी इलाकों में, और जो गर्म प्रदेश होता है वहां पे क्या होता है, कॉफी की खेती होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक और केरल कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और असम और आपका ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वो चाय की खेती के लिए जानी जाती है। आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए अगर भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है 3.7% है, ध्यान रखिएगा ये साधारणतः लाल रंग की होती है, सही है ये। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। भारत में खास तौर पे सभी मिट्टी पे एनपीके इसकी कमी पाई जाती है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर इस लेटेराइट मिट्टी का विकास, ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे पर्वतीय ढलान है, ये ढलान है पर्वतीय ढलान, जहाँ पे तीव्र वर्षा होती है और तीव्र क्या होती है, ढाल होती है। तो यहाँ पे अभी बताया मैंने 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ढाल भी तीव्र है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी अपने साथ इस मिट्टी को बहाकर ले जाएगी, तो बचेगा क्या, कंकरीली भूमि बचता है, और यही कंकरीली भूमि क्या कहलाता है, लेटेराइट मिट्टी कहलाता है। यही क्या होगा आपका, लेटेराइट मिट्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश और राजस्थान यहाँ नहीं है, बल्कि कहाँ में पाई जाती है, मुख्यतः ये जो हिस्सा है मालाबार तट, ये वाले हिस्से में पाया जाता है, तो गलत हो गया। इन मिट्टियों में कॉफी और काजू की खेती अच्छी उपज होती है, सही है। अभी मैंने आपको बताया कर्नाटक और केरल वाले हिस्से में कॉफी की खेती होती है, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, ये सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है, दोनों का अध्ययन करना है और सुमेलित करना है। यहाँ पे ये दिया गया है आपका उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में पश्चिमी घाट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार है, 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइलेंट वैली केरल वाला हिस्सा, तो ए का 4। शंकु वृक्ष कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे हिमपात होता है,
अब जैसे कि मान लो जाए हम पढ़ते हैं ये बर्फबारी है, जिसको बोला जाता है क्या, टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन बोलते हैं या तो स्नो लाइन बोला जाता है ये। अब इसके नीचे क्या होता है, बर्फ गिरता है, बर्फ गिरेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो वृक्ष होंगे अपने आप को ढाल लेगा कुछ इस प्रकार से शंकुधारी वृक्ष के रूप में। तो ये क्या कहलाते हैं, शंकुधारी वृक्ष, जो कि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश वाला हिस्से में पाया जाता है। तो बी का क्या हो गया 2। कच्छ का वनस्पति, कच्छ का वनस्पति ज्वारीय वनस्पति, जहां पे क्या है सुंदरवन का डेल्टा। सी का 1। पतझड़ ऐसे वनस्पति जिनको पानी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, और पानी पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से वो अपने पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है, जिसको पतझड़ वनस्पति बोलते हैं। ये खास तौर में राजस्थान पे मध्य के मैदानी भागों में पाया जाता है। तो डी का क्या है यहाँ पे 3। अगर ऑप्शन देख रहे हो आप ए का 4, तो ए का 4 कहाँ पास है, केवल डी पे है। बी का 2, सी का 1 और डी का 3, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, आंसर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। भारत की जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1000 वर्ग मीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, या जिसको जन घनत्व भी बोला जाता है, जन घनत्व। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पे है, बिहार पे, और न्यूनतम कहाँ पे है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये कितना है 17 है, और यहाँ पे कितना है 1106। ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश दिया नहीं है, जो सेकेंड नंबर में आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद वो है आपका मिजोरम, और मिजोरम का जो है वो कितना है 52 है, 52। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, सेकेंड ऑप्शन में आता है कौन, मिजोरम, इसका कितना है 52। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर आपका सही होगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया है, इसमें निम्न में से दिया गया है, तो निम्न में से कहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये बताना है आपको, ठीक है, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश आपको लेना पड़ता। ठीक, नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे एक तरफ दिया गया है आपको एल्यूमिनियम कंपनी और उसकी स्थिति। बात करें बालको, तो आपको पता है बालको छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले पे है, तो बालको कहाँ पे है, कोरबा, ए का 2। हिंडाल्को ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, बी का 4। इंडियन एल्यूमिनियम और एक है आपका नाल्को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, सी का 1 देख सकते हो और डी का 3, क्योंकि ये जो आपका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पे है, उड़ीसा के हीराकुंड पे, और नाल्को जो कहाँ पे, उड़ीसा के कोरापुट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी आंसर आपका सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है, यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये बिल्कुल सही है। श्रीलंका जो है भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है क्या, ये गलत हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच हम मन्नार की खाड़ी पढ़ते हैं। ये है आपका श्रीलंका, और इसके पीछे क्या, राम सेतु या एडम ब्रिज बोला जाता है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, जिसको पाक जल संधि बोला जाता है। तो ये खंभात की खाड़ी की वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल एक क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अविस्तृति विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर स्थानों पर विचार कीजिए। ध्यान से समझेंगे ये। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है क्या, ये गलत हो जाता है। क्यों, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। भारत की तट रेखा कुल लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है, ये सही है। अगर बात करें भारत की तट रेखा, कहने का मतलब है समुद्री सीमा, तो भारत का दक्षिणी भाग ये वाला अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर है। तो भारत का जो समुद्री सीमा है ये गुजरात से प्रारंभ होकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक
यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और एक केरला, 5 राज्य यहाँ पे है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये आपका पश्चिम बंगाल, 4 यहाँ पे है। टोटल 9 राज्य क्या बनाती है, भारत का समुद्री सीमा। और कुल किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, उनसे भी मिलाया जाता है। तो भारत का कुल लंबाई कितना है, 7500, ये सही है। भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, नहीं, अभी मैंने बताया 7 से मिलता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 बस क्या है आपका, ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। उत्तर के मैदान की बात कर रहे हैं। उत्तरी मैदान में सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, ये बात सही है, ठीक है। उत्तरी मैदान के बांगड़ क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के दक्षिण में बनता है क्या आपका तराई प्रदेश, शिवालिक हिमालय है ये मान लो जाए। इससे जो कंकड़ पत्थर जो आते हैं बड़े बड़े, ये कहलाते हैं क्या, भाबर। जब ये गड्ढानुमा आकृति पे या बेसिनुमा आकृति में रुक जाता है दलदली क्षेत्र, तब कहलाता है ये तराई। और जब इसमें बाढ़ आ जाता है तो ये ऊपर जब जाता है तब क्या कहलाता है, ये खादर। और जब ऊपरी भाग सूख जाता है इसका नदी के दूध वाला, तब ये क्या कहलाता है आपका बांगर, ये क्या कहलाता है बांगर। तो ये बांगर क्या है, इस पर्वत से अपरदित होके आया हुआ क्या है, वो चूना पत्थर ही तो है। तो बांगर क्या है, चूना पत्थर के निक्षेप है, सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए व युवा निक्षेप को खादर कहलाता है। हाँ, हर बार नया बाढ़ आता है तो खादर ऊपर बिछते जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 तीनों क्या है आपके, ये सही आंसर है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। अब बात करें कयाल का, तो दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल, यहाँ पे कौन है, केरल। केरल पे क्या है, एक झील पाई जाती है लैगून झील। लैगून झील, लैगून झील क्या होता है, जब समुद्र का पानी अपने साथ रेत लेके जाती है, बालू, तो यहाँ पे छोड़ देती है निक्षेप करके, तो ये वाला पीछे क्या हो जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको पश्च जल बोला जाता है, पश्च जल या बैक वाटर बोला जाता है। तो इससे जो पानी एकत्रित हुआ है वो झील के समान बन गया, तो झीलें क्या कहलाती है, लैगून झील। जिस लैगून झील को स्थानीय भाषा में, वहां के स्थानीय भाषा में बोला जाता है क्या, कयाल। क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। लेकिन क्या है, कोंकण तट में है क्या, हम पढ़ते हैं तटीय मैदान पे 3 भागों में। कोंकण तट ये वाला है, ठीक है, ये वाला कर्नाटक का मैदान है और नीचे वाला आपका केरल का मैदान है, मालाबार वाला। तो ये कोंकण में नहीं है बल्कि कहाँ पे, केरल पे। इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय के लिए किया जाता है, सही है। मैंने बताया कि कयाल है क्या चीज, एक पश्च जल है, पीछे जल एकत्रित हुआ वो है, तो वहां पे जो मछुआरे होंगे मछली पकड़ने के लिए क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। अंतःस्थलीय कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बालू आके रुक गया था तो पीछे बैक साइड में है कि नहीं है वो, तो ए क्या होगा आपका, ये सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख दो बी क्या होगा आपका आंसर सही हो, केवल 2 सही है, 1 गलत हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सिंधु नदी की सहायक नदी पूछा गया है, तो हम देखते हैं अगर सिंधु नदी का, सिंधु नदी मुख्य रूप से इस प्रकार से बहती है, कहाँ जाती है वो, पाकिस्तान पे। एक नदी आती है सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश से होते हुए। अब इसी की सहायक नदी देखते हैं, एक है आपका चिनाब और एक है आपका व्यास। अब इस चिनाब की 2 सहायक नदी है, एक है झेलम और एक है आपका रावी। इसका नाम है झेलम नदी और इसका नाम है चिनाब, झेलम चिनाब, और एक है आपका रावी, ये है आपका व्यास, और सबसे नीचे में आपका सतलज, और सबसे ऊपर में आपका ये सिंधु नदी। ये नदी है क्या, सिंधु नदी की सहायक नदी में। उत्तर से दक्षिण क्रम जमाना है तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह दिया है, झेलम, चिनाब, रावी और ये सतलज। तो झेलम, चिनाब 2 1 3 4, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 2 1 3 4, तो डी क्या होगा आपका, ये सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे व्यास को नहीं दिया गया है, सिर्फ डायरेक्ट 4 नदी दिए गए हैं,
व्यास को छोड़ दिया गया। और इन्हीं 5 नदी को, ये जो 5 नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसको बोला जाता है क्या? पंच महानद। पंच महानद की संज्ञा दी जाती है। तो पंच महानद में शामिल कौन नहीं है? सिंधु नदी शामिल नहीं है। और इस पंच महानद में ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो कौन सी नदी है? व्यास नदी है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, पंच महानद नदी है जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। इसमें से 5 में से व्यास नदी ऐसी है जो पाकिस्तान में प्रवाह नहीं होता है, बाकी सब नदी कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। ध्यान रखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। ये सही है, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर क्या करता है? खिसकता है। ये भी सही है। अब किस प्रकार से, ये समझिए आप। इन्होंने बोला कि विषुवतीय रेखा है, तो आप जब ग्लोब पढ़ते हो तो इस ग्लोब के जो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है कहलाता है विषुवत रेखा। 0 विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पे एक सितंबर महीना है और एक मार्च महीना है। इस समय क्या पड़ता है? सूर्य किरण सीधी पड़ती है तो प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। जब यहाँ पे सीधी पड़ती है तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, अर्थात लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? निम्न दाब। निम्न दाब। और जहां पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है? ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। माना जाता है जहां से उत्तर के व्यापारिक पवन और दक्षिण के व्यापारिक पवन जहां एक जगह अभिसरण करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका ITCZ कहलाता है। अब बात करें इसके खिसकने के ऊपर, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया सूर्य का जो सीधी किरण है सितंबर और मार्च में। बात करूं अगर जून महीने पे, तो जून महीने पे कर्क रेखा पे क्या होता है? सीधी पड़ती है किरण। ये कर्क रेखा है 23.5, तो इस कर्क रेखा पे क्या बनेगा? ITCZ बनेगा। उत्तर गया। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में 23.5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मकर रेखा। तो दिसंबर महीने पे कहां पे बनेगा? मकर रेखा। जून महीने में कहां पे बना? कर्क रेखा पे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हो आप, सेकंड वाला, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर भी क्या होती है? खिसकता है। तो ये भी सही हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन अगर देख रहे हो तो A और B दोनों सही है। आया समझ में ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है पूछा गया है। पहला है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लौटता मानसून के नाम से जानते हैं। लौटती हुई मानसून पवन अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा करवाती है क्या? तमिलनाडु में वर्षा तो होती है, ये सही है, लेकिन अरब सागर से लेती है क्या? ये गलत है। कैसे समझना? ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पे। अब ये है, बोल रहे हैं क्या? उत्तर पश्चिम मानसूनी हवाओं से बोल रहे हैं, ये वाला हिस्सा से, लौटता मानसून से, ऐसा आएगा ये इस प्रकार। तो ये क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेगा और यहाँ पे क्या करवाएगा? वो वर्षा करवाएगा। और अरब सागर तो यहाँ पे है, जिसमें क्या हो गया? वो गलत हो गया। आप जानते होंगे लौटता मानसून या पूर्वी मानसूनी हवाओं से केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है, भारत में। तो पहला वाला क्या है आपका? सही है, बस केवल एक क्या होगा आपका यहाँ पे? सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो बहुत ही चर्चित नाम है। अभी आप न्यूज में पढ़े होंगे कि अल नीनो की वजह से भारत में वर्षा की मात्रा में क्या हुई है? कमी हुई है, प्रतिशत में कमी हुई है। देखते हैं इसको। अल नीनो एक विपरीत धारा भी कहा जाता है, ये सही है, विपरीत धारा बोलते हैं। इसका विस्तार 30 से 18 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में होता है क्या? ये गलत है। अल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों और सागरी भागों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये सही है। हम देखें अगर अल नीनो का जो निर्माण होता है वो पेरू के तट से होता है। ये वाला जो हिस्सा क्या है? पेरू का तट। ये साउथ अमेरिका है और ये क्या है आपका? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका क्या है? एशिया है, जिसमें यहाँ पे क्या है आपका? ये भारत है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, इस पेरू के तट से उत्पन्न होता है कब, दिसंबर महीने पे, 25 दिसंबर के आसपास। यहाँ पे माना जाता है टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस औसतन वृद्धि हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यहाँ से जो हवाएं चलती है वो जाना चाहिए था कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। यहाँ पे एक पर्वतमाला है एंडीज पर्वत, तो उस दिशा में गई नहीं, तो ये विपरीत दिशा में बह रही कि नहीं बह रही है, तो विपरीत धारा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बोला गया है कि उत्तरी में 30 और 18 अक्षांश में बहती क्या, नहीं ये तो केवल कहाँ पे है, ये तो दक्षिणी अक्षांश में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 30 से 18 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तर में तो है ही नहीं है, तो वो गलत हो गया। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ये केवल कहाँ पे है, दक्षिणी अक्षांश में, क्योंकि आपको पता होगा इस ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र से यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। और मकर रेखा कहाँ पे है, दक्षिणी अक्षांश में है, तो अल नीनो भी कहाँ पे होगा, दक्षिणी। जब ये भारत के मानसून को प्रभावित करता है तो भारत में लेके क्या आता है, ये सूखा लेके आता है। भारत में क्या लेके आता है, सूखा। जब भी क्वेश्चन आएगा आपका अल नीनो भारत में क्या लेके आएगा, सर्वाधिक वर्षा करवाएगा या सूखा लेके आएगा, तो भारत में सूखा लेके आएगा। अभी रिसेंटली का न्यूज है कि अल नीनो की वजह से इस साल भारत में कम वर्षा हुई है, ये ध्यान रखेंगे आप, चर्चित है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, दूसरा गलत होगा, 1 और 3 सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। भारत में जो 16 वन का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, वो भी नीलगिरी पर्वत वाले हिस्से पे। यहाँ पे विंध्याचल में तो नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे दिया एक विंध्याचल पर्वत, ये कैंसिल हो गया। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालने की पहाड़ी, 1 3 4 ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। ये मुख्य रूप से 1600 मीटर के ऊपर पाए जाने वाली क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, ये वन पाई जाती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पे, ये वाले हिस्से, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालने की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा सूची 1 दिया है खनन क्षेत्र, और सूची 2 दिया है वहां से प्राप्त होने वाले खनिज। गुरु महसानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां से हमको मुख्य रूप से क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तलचर की बात करें, ये भी उड़ीसा पे है, जहां से हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। जादूगोड़ा झारखंड पे, यूरेनियम। जावर खान सीसा और जस्ता सांस चांदी के लिए जानी जाती है। तो ए का 3, बी का 4, यहाँ पे देखेंगे ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो आंसर क्या होगा आपका, ये ए आंसर सही होगा, क्योंकि जावर खान किसके लिए है, सीसा के लिए, तो डी का 1 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पश्चिम तटीय मैदान पर बोला गया है, कहाँ पे, पश्चिम तटीय मैदान पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पारादीप उड़ीसा पे है, पूर्वी तट में है, ये नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी तट पे, ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 4 जहां जहां है वो तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, ये हो नहीं सकता। 4 यहाँ पास है, ये भी नहीं सकता। 1 और 4 यहाँ पास, ये नहीं। बचा आपका कौन सा, 2 3 5। तो अब नौवा सेवा कहाँ पे है, मुंबई पे है। न्यू मंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक पे है। गुजरात कहाँ पे है, ये कांडला कहाँ पे है, ये गुजरात पे है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर आपका सही होगा। 2 3 और 5 ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। क्षेत्रीय तूफान के बारे में दिया गया है, लू उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म और शुष्क उत्पीड़क हवाएं हैं, ये सही है। हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम से बहती हवाएं मैदानों पे, इसको लू बोला जाता है। नॉर्थवेस्टर पश्चिम बंगाल में दोपहर में उठने वाला भयंकर तूफान है क्या, ये गलत है। ये नॉर्थवेस्टर मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट अर्थात असम वाले क्षेत्र में आता है, जो कि जूट और चाय की खेती के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। ब्लॉजल सावर चेरी ब्लॉसम के नाम से सुने होंगे आप लोग, असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी है, ये गलत है। ये तो कर्नाटक में आता है चेरी ब्लॉसम, और जो कि कॉफी के लिए क्या है, अच्छी मानी जाती है। तो देखो ये भी गलत हो गया, 2 और 3 गलत है, केवल 1 सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये ए सही होगा। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी प्रकार से हम आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे उड़ान आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन का तुरंत जानकारी मिल सके। धन्यवाद।